बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। हम देखते हैं कि इस ग्लैंड से कौन कौन से जो हैं वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर कौन से काम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किडनी के ऊपर लगा हुआ होता है, बिल्कुल किडनी के टॉप पे लगा हुआ होता है। और आप लोगों को पता है कि जहाँ पे भी वर्ड आ जाए एड्रीनो तो समझो कि हम किडनी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो बिल्कुल किडनी के टॉप पे सिचुएटेड होता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बाहर वाला पार्ट, आउटर पार्ट, जिसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। दूसरा होता है अंदर वाला पार्ट, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, इसे कहा जाता है एड्रिनल मेड्यूला। तो यहाँ पे आप लोगों को ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया जा रहा है। ये जो बाहर वाला पार्ट है इसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। तो पहले थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर और देन हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल मेड्यूला के ऊपर। अच्छा भाई, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये किसके कंट्रोल में होता है, इसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक ट्रॉपिक हार्मोन याद होगा, ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और तभी यहाँ से जो है वो मुख्तलिफ किस्मों के हार्मोन्स निकलना स्टार्ट होंगे। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि एड्रिनल मेडुला ACTH के कंट्रोल में नहीं होगा, वो किसी और के कंट्रोल में होगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये कहता है कि इट वर्क्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH, जब तक काम नहीं करेगा, जब तक ACTH सिग्नल नहीं देगा। और ACTH कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे जो है वो हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स को मिला के कहा जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स को मिला के कहा जाता है। अब भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं वो ये तीन हैं। एक है कॉर्टिसोल, दूसरा है एंड्रोजन और तीसरा है हमारे पास एल्डोस्टेरोन। हम इन तीनों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करके देखते हैं और इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। भाई, सबसे जो पहला पहला हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का काम होता है कि ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखना है। कैसे करता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखें, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है और ग्लूकोज की नीड होती है, जिस तरह से स्टारवेशन रोज़े वगैरह हम रखते हैं रमज़ान के अंदर, या उसके अलावा भी कभी जब ग्लाइकोजन की या ग्लूकोज की जब कमी हो जाती है, तो ये कोर्टिसोल क्या करता है, जो मसल्स की प्रोटीन होती हैं, हमारी जितनी भी मसल्स की प्रोटीन होती हैं उनकी करवाता है हाइड्रोलाइसिस, उनको ये तोड़ देता है। और जब भी प्रोटीन टूटेगी तो किस में टूटेगी? आप सब लोगों को पता है, अमीनो एसिड में। अब ये अमीनो एसिड किसको सप्लाई किए जाएंगे? लीवर को सप्लाई किए जाएंगे। फिर लीवर क्या करेगा? इन्हीं अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। मैंने पिछले ही लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझाया था पेनक्रियास वाले में। तो देखो किस तरह से जो है कॉर्टिसोल ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, ग्लूकोज की सिंथेसिस करवा रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा है। देखें, जब भी ग्लूकोज नहीं होगा तो बॉडी क्या करेगी? स्ट्रेस लेगी, एंजाइटी हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो ड्यूरिंग स्ट्रेस क्या होगा? ये कॉर्टिसोल सीक्रेट होगा, जितनी भी मसल्स की प्रोटीन होती है उनकी हाइड्रोलाइसिस करवाएगा और वहाँ से जितने भी अमीनो एसिड निकलेंगे वो सारे के सारे लीवर को देगा। लीवर क्या करेगा? उनको तोड़ फोड़ के उनसे क्या बना देगा? ग्लूकोज। दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये दूसरा इसका कॉर्टिसोल का काम क्या होता है कि फीवर को रिड्यूस करने के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंजाइटी, परेशानी के अंदर मैंने आपको बताया, जब भी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस होगा या डिजीज़ होगी, जैसे डायबिटीज़ वगैरह, इतनी ये जो भी बीमारियां होती हैं इनके अंदर। अच्छा, उसके अलावा ये इन्फ्लामेशन को और पेन को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है। देखिए, इनके पीछे एक बहुत बड़े मैकेनिज्म होते हैं। जाहिर सी बात है आप लोगों के जहन में ज़रूर सवाल आते होंगे कि सर फीवर रिड्यूस कैसे करता है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस, पेन रिड्यूस कैसे करता है। तो इनके पीछे एक अच्छे खासे मैकेनिज्म होते हैं जो कि आप लोगों की बुक के अंदर डिस्कस नहीं किए होते। अगर वो हम डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो अपने टॉपिक से हम हट जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ मैं आप लोगों से उतनी बातें शेयर करता हूँ जो कि इस वक्त आपका एक स्टैंडर्ड है और PMC के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्टिसोल। ये कुछ कॉर्टिसोल के काम थे। जो नंबर 1 काम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली जो है वो स्ट्रेस के टाइम पे, जब बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो तब ये हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अच्छा, उसके अलावा अब हम देखते हैं कि जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए और उसकी वजह से कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन जो है वो ओवर हो जाए या कम हो जाए तो क्या क्या नुकसान बॉडी के अंदर आ सकते हैं।
आपने अमूमन जब मैं स्टूडेंट था तो मैं इस तरह के लोग देखता था तो मेरे जहन में ज़रूर सवाल आते थे कि आखिरकार इनके अंदर ये जो ब्रूसिस वगैरह होते हैं टखनों पे या टांगों पे, उसके अलावा ये जो पेंडुलम एब्डोमेन होता है, बिल्कुल पेट लटका हुआ होता है और यहाँ से जो फैट पैड निकला हुआ होता है, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। उस वक्त तो खैर बात समझ नहीं आती थी, लेकिन आज समझ आ जाती है कि इस तरह की कंडीशन अगर आपको किसी शख्स के अंदर मिल रही है तो पहली बात तो इस कंडीशन को कहा जाता है कुशिंग सिंड्रोम्स। कुशिंग एक साइंसदान का नाम है जिसने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था, और ये तब होता है जब कोर्टिसोल की ओवर प्रोडक्शन हो जाए, ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए तो इसमें क्या हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें मसल्स प्रोटीन ज़्यादा टूटने लग जाती है, उसके अलावा फिर ज़्यादा ग्लूकोज बनने लग जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान ओबेस हो जाता है। और ग्लूकोज की बढ़ी हुई अमाउंट के लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसे डायबिटीज़ भी हो जाती है। और जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो ग्लूकोज एक सॉल्यूट है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन, ब्लड का प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि कोर्टिसोल की वजह से क्या होता है कि मसल्स प्रोटीन टूटती हैं, एक नॉर्मल लेवल पे वो आता है, मसल्स की प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है और उससे वो ग्लूकोज बनाता है। लेकिन अब कोर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, जब ज़्यादा हो गई है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स की प्रोटीन को तोड़ेगा। जब मसल्स की प्रोटीन को बेटा तोड़ेगा ना तो मसल्स की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो जब मसल की स्ट्रेंथ खत्म होगी तो इस तरह का पेंडुलम फैट आप लोगों को सॉरी एब्डोमेन आप लोगों को नजर आता है। तो इससे क्या होगा, मसल्स वेस्टिंग होगी, मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोर्टिसोल ज़्यादा है तो ज़्यादा मसल्स प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गए होंगे और कुशिंग सिंड्रोम भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसके अपोजिट में दूसरी प्रोडक्शन कौन सी होगी, दूसरी प्रोडक्शन लो होगी। अब लो प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक और बीमारी लग जाती है जिसे एडिसन्स डिजीज कहा जाता है। ये एडिसन्स एक साइंसदान का नाम है जिसने सबसे पहले देखा था कि लो कोर्टिसोल आउटपुट में क्या क्या कंडीशंस आ जाती हैं। तो भाई सबसे पहले तो उसमें क्या होगी, वीकनेस होगी, ग्लूकोज नहीं है, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, और उसका वेट भी क्या होने लग जाएगा, इस तरह से लॉस होने लग जाएगा। ब्लड शुगर जो है वो भी लो रहेगी और जो ब्लड प्रेशर है वो भी इसका क्या रहेगा, लो रहेगा। अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड बात है। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज सोल्यूट ऐसी चीज़ें नहीं है तो ये सारा का सारा काम फिर होता रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एडिसन डिजीज। इसके अंदर ये आपको कुछ पॉसिबल सिम्टम्स मिल जाती हैं। अच्छा, अब आप इस इमेज के अंदर देखें, आपको और भी बहुत सारी निशानियां सिम्टम्स मिल रही हैं जो कि यहाँ पे लिखी नहीं हुई, क्योंकि बुक हर बात को मेंशन नहीं करती, कुछ वो मेंशन करती हैं, कुछ हम बातें आप लोगों को बता देते हैं। उसके अलावा जो इस तरह की कंडीशन है एडिसन डिजीज के अंदर भी देखें 4-5 सिम्टम है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका जीआईटी क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, जो हैंड स्विंगिंग होती है, हाथों को खोलना बंद करना, वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। उसके अलावा चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर्स, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को, पोस्चर आप देखें इनका स्लोप बन जाता है। तो इस तरह के जब भी आपको पेशेंट मिले, ज़्यादातर ओल्ड जो लोग होते हैं उनके अंदर ये कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है, जो यंग होते हैं उनके अंदर ये बहुत कम होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एडिसन डिजीज, कुशिंग डिजीज, और पूरा का पूरा कोर्टिसोल की यही कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन। अब इसको मिनरलो कोर्टिकोस्टेरॉइड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादातर रोल्स होता है मिनरल्स को मेंटेन करने के लिए। कौन कौन से मिनरल्स? एक है आपका सोडियम, दूसरा है आपका क्लोराइड्स। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, जब फिल्ट्रेशन होती है तो ये आयंस वगैरह सारे किडनी के अंदर आ जाते हैं प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, तो इनको फिर बाद में क्या किया जाता है, रीअब्सॉर्ब किया जाता है और ब्लड में बेक किया जाता है। बिकॉज दीज आर दी वेरी इसेंशियल आइंस फॉर न्यूरल, फॉर मस्कुलर्स, इन एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली सोडियम आपको पता है कि ब्लड प्रेशर के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनका रीअब्सॉर्ब होकर ब्लड में आना ये बहुत ज़रूरी होता है किडनी से। अगर ये किडनी से जाते जाएंगे तो पीछे मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सोडियम की, क्लोराइड की, नतीजे में ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा न्यूरल इम्बैलेंस, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो सोडियम और क्लोराइड करते क्या हैं, ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ब्लड प्रेशर तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़वाया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर कि ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होती है ब्लड की टू द वॉल ऑफ आर्टरीज, जो वेसल्स उनकी वॉल पे जो फोर्स लग रही होती है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड वॉल्यूम किसे कहते हैं? ब्लड वॉल्यूम कहते हैं कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो टोटल फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है ना, उसको ब्लड वॉल्यूम कहा जाता है, जो कि एवरेज कितना बताया जाता है, 75 ml पर kg। यानी कि 1 kg का अगर कोई बच्चा होगा या कोई भी होगा तो उसके अंदर 75 ml उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, फ्लूइड होगा। अब आपका जितना भी वेट है वो आप यहाँ पे रखें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 75 से, जो आपका जवाब होगा वो आपका ब्लड वॉल्यूम होगा। खैर, ये कहते हैं कि थोड़ा सा नोट, कोई स्पेशल बात लिखी हुई है, सोडियम
के हवाले से कि ये एल्डोस्टेरोन किस तरह से रिलीज होता है, इसके रिलीज होने का मैकेनिज्म क्या है, तो वो मैकेनिज्म मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूं। ये कहता है कि जब भी सोडियम का लेवल लो होता है तो किडनी क्या करती है, एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका नाम क्या है, रेनिन। अब ये रेनिन क्या करती है, हमारा ब्लड जो होता है, आपको पता है ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा जिसे फ्लूइड पोर्शन कहा जाता है, दूसरा ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये आ जाते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर आपको पता है प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लूकोज, मिनरल, सारी चीजें प्लाज्मा में ही पाई जाती हैं, इवन पानी, ये सारी चीजें, यूरिया वगैरह प्लाज्मा में पाया जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे एंजियोटेंसिनोजिन कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रेनिन क्या करता है, सबसे पहले ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम एंजियोटेंसिनोजिन है, इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। हो गई कन्वर्ट। फिर इस एंजियोटेंसिन 1 को ये भेजेगा किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स के अंदर ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगी, एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके स्टिमुलेट करेगी और इससे कहेगी कि आप एल्डोस्टेरोन को क्या करें, रिलीज करें। फिर ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, जो फिल्ट्रेशन हुई है किडनी के अंदर, वहां से सोडियम को रिलीज रीअब्जॉर्ब करके दोबारा कहाँ लाएगा, ब्लड में, और ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर मेंटेन करेगा। सो देखो कितना इंपॉर्टेंट तरीका है, कितना ईजी तरीका है इनके काम करने का, कि सबसे पहले किडनी ने रेनिन सीक्रेट किया, वो फिर प्लाज्मा में गया, ब्लड के प्लाज्मा में, और ब्लड की प्लाज्मा में एक प्रोटीन थी एंजियोटेंसिनोजिन, उसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिनो 1 में। फिर ये 1 वाली प्रोटीन भेज दी किसके पास, लंग्स के पास, और फिर लंग्स ने क्या किया, इसको एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट किया। फिर ये एंजियोटेंसिन 2 ब्लड से होती हुई किडनी के एड्रिनल कॉर्टेक्स तक पहुंची और वहां से जाके एल्डोस्टेरोन को क्या किया, रिलीज। फिर उसने जाके किडनी से सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया और इस तरह से पूरा मैकेनिज्म जो है वो रिस्टोर करवाया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एल्डोस्टेरोन वाली कहानी है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको कहा जाता है रेनिन सिस्टम। यहाँ लिखा हुआ है दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज रेनिन सिस्टम। बाज़ औक़ात आपके पेपरों में ये पूछ लेते हैं कि रेनिन सिस्टम क्या होता है, उस पर छोटा सा नोट लिखो। अच्छा, इसका जो तीसरा हार्मोन था वो हमारे पास कौन सा था, एंड्रोजन था। अब आपको पता है कि एंड्रोजन क्या है, ग्रुप ऑफ सेक्सुअल हार्मोन्स। बहुत सारे जो है वो सेक्सुअल हार्मोन्स का ग्रुप है, उसी में से एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है जो कि मेल के अंदर टेस्टिस में हमने पढ़ा था। तो एंड्रोजेंस आर द ग्रुप ऑफ द डिफरेंट सेक्सुअल हार्मोन्स। अच्छा, ये जो एंड्रोजन है अब ये दोनों में सीक्रेट होता है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर, क्योंकि किडनी दोनों के पास है तो दोनों के पास एड्रिनल ग्लैंड भी होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी होगा, तो दोनों के अंदर सीक्रेट होता है। मेल के अंदर ये क्या करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देता है। देखिए, एक होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग। दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल। अब सेकेंडरी सेक्सुअल में जैसे हमारे फेस पे हेयर्स वगैरह होते हैं, हमारी जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है, हमारी मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बल्क होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल। अब फीमेल के अंदर ये सारी चीज़ें इस तरह से नहीं होती, फेशियल हेयर्स भी नहीं होते या कम होते हैं, वॉइस जो है उनकी इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती, इतनी ज़्यादा भारी मतलब नहीं होती, उनके मसल्स भी इतने ज़्यादा बल्क नहीं होते। लेकिन अगर ये फीमेल के अंदर एक्सेसिव सीक्रेशन के अंदर सीक्रेट हो जाए तो आप लोगों ने ऐसी औरतें देखी होंगी, लड़कियां देखी होंगी जिनको बीएड, दाढ़ी भी आ जाती है और मूछें वगैरह भी आ जाती है। हमारे पास भी यहाँ पे एक लेडी थी, उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, तो उसकी भी अच्छी खासी जो है वो बीएड और मस्टेचेस हुआ करती थी। तो इट इज़ ड्यू टू दी ओवर सीक्रेशन ऑफ दिस एंड्रोजन हार्मोन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं एड्रिनल मेडुला के ऊपर, ताकि इस टॉपिक को आज ही हम क्या कर दें, फिनिश कर दें। भाई, हमारे पास जो एड्रिनल मेडुला है ये काम करता है, इसको कौन स्टिमुलेट करता है, किसके अंडर काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, मैं इसी चैप्टर के नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ा चुका हूं, तो वहां से जाके पढ़ लेना। अच्छा भाई, ये दो ही हार्मोन क्या करता है, सीक्रेट करता है। एक का नाम एड्रीनालाइन है जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, और दूसरे का नाम है नोर एड्रेनालाइन जिसे नोर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, तो परेशान नहीं होना। दोनों हार्मोन का एक ही काम होता है, ये दोनों फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये तब रिलीज होते हैं जब बॉडी के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है। फिर वो इमरजेंसी जो सिचुएशन है, फॉर सपोज करो अल्लाह ना करे कि अभी हमें कोई बैड न्यूज़ दे दे, फैमिली से रिलेटेड या किसी हमारे रिलेटिव से रिलेटेड जो हमें कोई बैड न्यूज़ दे दे, तो आप लोग देखते होंगे हमारी सडन जो है वो हार्ट बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। सडन हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन का इंटेक हमारा इंक्रीज हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, या इसे इमरजेंसी सिचुएशन कहा जाता है। इसकी वजह से इन्हें इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। अच्छा, आप सब लोगों के जहन में ये आता होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, जब कोई ऐसी न्यूज़ आती है
तो देखें, जब आप कोई इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं तो बॉडी आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, मसल्स की मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाती है। अब जब मसल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है तो मसल्स क्या मांगती है, एटीपी मांगती है। और एटीपी आपकी बॉडी में तब प्रोड्यूस होती है जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ग्लूकोज होगा, क्योंकि हम ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी लेते हैं। और आप ग्लूकोज को तब तोड़ते हो जब बॉडी में क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब आप ऑक्सीजन ले तो रहे हो, वो लंग्स तक आ रही है। अब लंग्स से वो पूरी बॉडी में, जब आप पूरे स्केलेटल सिस्टम के अंदर, जब आप मसल्स के अंदर जब आप उन्हें भेजते हो, तो उसके लिए रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए ना भाई, बहुत फास्ट चाहिए। तो उसके लिए आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को क्या करे, पंप कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पहुंचाने के लिए ब्लड का प्रेशर भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ एटीपी की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। उसके पीछे का जो सिनेरियो है वो मैंने आप लोगों को सारा समझा दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो एपिनेफ्रीन क्या करता है, इसका हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज। ब्रोंकोडायलेशन, अब जितने ब्रोंक्यूल्स का डायामीटर बड़ा होगा उतनी ज्यादा यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी, पास होगी। जितना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा उतना डायामीटर छोटा होगा, उतनी कम ऑक्सीजन पास होगी। ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। और मैंने बताया कि नॉन एपिनेफ्रीन का काम भी यही होता है, लेकिन इसका जो पहला काम होता है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और ये जो थोड़ी सी कहानी थी ये भी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेवल से आप लोगों को मैंने समझा दी। नोट के अंदर एक छोटी सी बात लिखी हुई है आपके बुक के इंफॉर्मेशन बॉक्स में कि एपिनेफ्रीन को समटाइम्स हम इंजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कार्डियक अरेस्ट जब आ जाता है, जब दिल काम करना छोड़ देता है, तो इसका काम होता है हार्ट बीट को बढ़ा देना। तो मोस्टली हम ये इस्तेमाल करते हैं ताकि हो सकता है कि हार्ट बीट इनिशिएट हो जाए, शुरू हो जाए। या फिर जो एनाफाइलेटिक शॉक होते हैं, यानी कभी कभी आपने देखा होगा एलर्जिक रिएक्शंस जो हो जाते हैं, उसके अंदर भी हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो है एक्यूट एस्थमा। जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं ना, उनकी जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं, सांस वाली जो नलकियां होती हैं ना, वो बिल्कुल उनका डायामीटर इतना छोटा सा डायामीटर होता है। तो कम ऑक्सीजन जाती है, तो नतीजे में एस्थमा, इस कंडीशन को एस्थमा कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ फर्स्ट ईयर में। तो अब जाहिर सी बात है, इस डायामीटर को बढ़ाना है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एपिनेफ्रीन क्या करवाता है, ब्रोंकोडायलेशन। तो आप इस कंडीशन में भी एपिनेफ्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला सारा किस्सा आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के कोई जहन में सवाल आता है या कोई बात आप लोगों ने शेयर करनी होती है, तो कमेंट बॉक्स मेरे खुले हुए होते हैं, तो वहां पे आके आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।